बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हादिया वॉइस के साथ। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा सच्चा और हैरान कुन वाकया सुनाने वाली हूँ जो सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा। जब इमाम मस्जिद अजान देता तो लड़की की मौत हो जाती। जब इस इमाम मस्जिद को जनाजा पढ़ाने के लिए बोलते तो वो इमाम मस्जिद कहता कि ये लड़की बहुत गुनहगार है, इसलिए मैं इस लड़की का जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। ऐसा करते करते जब 5 लड़कियों की मौत हो गई तो फिर क्या हुआ, आए सुनाते हैं आपको हैरत अंगेज वाकया। लेकिन आप सबसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो प्यारे दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम समेरा है। मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। मेरी उम्र 16 साल थी। मैं अपनी दादी के साथ रहती थी। हमारे गाँव में ज्यादा आबादी तो ना थी। मेरा एक चचा था जो गैर शादीशुदा था और हम लोग एक गाँव में रहते थे। मेरी दादी का कहना था कि 1-2 साल तक तेरी शादी कर दूंगी, तब मेरी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। मेरी दादी बहुत अच्छी थी, मेरा ख्याल रखती थी। मेरे चाचा काफी सख्त मिजाज के थे। वो इमाम मस्जिद थे, कहीं आने जाने नहीं देते थे और घर में भी काफी पाबंदियां लगा रखी थी। मेरे चाचू घर में मोबाइल भी नहीं रखने देते थे, किसी से दोस्ती करने नहीं देते थे, अच्छे कपड़े पहनने से मना करते थे। वो कहते थे कि इसकी कौन सी शादी होगी जिसने सज सवर कर अपने शोहर को दिखाना है। हमारी किसी भी जरूरत का ख्याल नहीं करते थे। दादी बहुत समझाती लेकिन मानते ही नहीं थे। फिर दादी कहती थी कि 1-2 साल की बात है, फिर तेरी शादी हो जाएगी, फिर तू अपने शोहर के घर चली जाएगी, वहाँ जैसे चाहेगी वैसे ही रहना। कि तेरा चाचू तो है ही ऐसा, तू इसकी बातों को दिल पर ना लिया कर। वैसे अलग बात है कि मेरे चाचू का इमाम मस्जिद का काम मिले हुए 1 महीना ही हुआ था। इससे पहले वो मौलवी थे, लेकिन सिर्फ अपनी हद तक। इन्होंने घर में ऐसी बातें कर करके मेरी दादी को भी इसी तरह का बना दिया था। मेरी दादी दोपहर के वक्त मुझे किसी काम को हाथ न लगाने देती। वो कहती कि सख्त गर्मी है, तुम कोई काम ना करो, बस अपने कमरे में कुछ देर आराम किया करो। दोपहर को बेशक तुम सो जाना, लेकिन नमाज पर टाइम से उठ जाना। ये वो टाइम होता है जिसमें गांव में भी ज्यादातर लोग नजर ही नहीं आते। वही लोग बाद में दुकान पर बैठे होते हैं, फिर भी दुकान बंद करके घर चले जाते हैं। पूरा घर साए साए करता था। लेकिन एक दिन गांव में शोर पड़ गया कि असर की अजान हुई तो थोड़ा वक्त गुजरा कि थोड़ी देर के बाद जनाजे का ऐलान हो गया। जब नाम सुना तो मैं हैरान हो गई। ये तो हमारे मोहल्ले की लड़की थी और वो भी जवान की, जिसकी उम्र 17 साल थी। मैं और मेरी दादी फौरन इसके घर पहुंच गए। लड़की के घर में तो कहर मचा हुआ था। जवान मौत पर वैसे भी बहुत अफसोस होता है। लड़की बहुत ही प्यारी थी, इसकी मंगनी भी हो चुकी थी। ना जाने इसको क्या हुआ, वो इस दुनिया से चल बसी। पूछने पर पता चला कि कोई मसला नहीं था। फिर भी वो लड़की ऐसे अचानक कैसे मर गई। इसके माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल था। वो हमारे हमसाये भी थे, इसलिए हम एक दूसरे को और दूर दूर से ही इस्लाम कर लेते थे। आने जाने से तो चचा ने मना किया हुआ था। इनके एक करीबी रिश्तेदार से थोड़ी बात हुई। इन्होंने बताया कि पता नहीं कैसे मर गई। वो अपने कमरे में लेटी हुई थी। जब माँ बुलाने के लिए गई तो बेटी चाय बना दे, इसने आगे से कोई जवाब ही नहीं दिया। जब बेटी को हाथ लगाया तो इसका वजूद बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ था और वो बेचारी नींद में ही इस दुनिया से चल गई। मेरी दादी का कहना था कि लगता है कोई साया होगा इस पर, इसने इसलिए जान ले ली, वरना जवान लड़की थी, इसको कौन सी बीमारी थी। सारे गांव वाले यही कह रहे थे कि अजान हुई है और 2 मिनट के बाद लड़की बेचारी फौत हो गई। रात हुई तो मैंने देखा कि मेरे चचा इधर उधर फिर
फिर रहे थे। इनको नींद नहीं आ रही थी। मैं पानी पीने के लिए उठ गई, तब सोचा चचा से पूछ लूं, शायद किसी चीज की जरूरत हो। बस मेरा पूछना था कि इन्होंने मुझे डांटना शुरू कर दिया। इन्होंने कहा, तुझे क्या जरूरत है मेरे मामले में बोलने की? अगर मुझे पानी चाहिए होगा तो मैं खुद ले लूंगा, दफा हो जा यहाँ से, अपने कमरे में जाकर सो जाओ। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि मैंने क्या कह दिया? मैंने तो सिर्फ पूछा था कि मुझे तो वैसे ही अपने चचा से बड़ा डर लगता था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं अपने कमरे में जाकर सो गई। लेकिन अगले दिन कुछ ऐसा हुआ कि हम लोग हैरान रह गए। अगले दिन भी यही हुआ कि जैसे ही असर की अजान हुई, एक घर से अचानक से चीखने की आवाज आई, जब बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर रो रहे थे और ये आवाज बड़ी करीब से आ रही थी। मेरी दादी ने मुझे कहा कि जरा ऊपर जाकर देखो, ये आवाज कहाँ से आ रही है। जब मैंने छत पर जाकर देखा, मेरे कदमों तले से तो जमीन ही निकल गई। आवाज तो सामने वाले घर से आ रही थी। इनके घर में भी मातम पड़ा हुआ था और औरतें अपने आप को पीट रही थी और रो रही थी। मेरी दादी ने कहा कि तौबा तौबा, क्या हो गया? एक जनाजा कल उठा और एक आज, फिर से यही सब हो गया। और वो भी इसी टाइम पर। हम लोग फिर वहाँ पर गए और वहाँ पर जाकर देखा तो वही मामला था। एक जवान लड़की इस दुनिया से चली गई थी। 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। इसके माँ बाप ने इसे बड़े मन्नतों मुरादों से मांगा था। इसके बाप को बेटी का बहुत शौक था, क्योंकि मगरब की अजान का वक्त हो गया था। अगले दिन हम भी इन लोगों के घर गए। हम लोग इनके लिए कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन इनके घर में थोड़े बहुत काम करवा रहे थे, इनको तसल्ली दे रहे थे। मेरी दादी बड़ी परेशान थी। रात को बैठी थी तो काफी डरी हुई थी। मैंने कहा कि क्या बात है? कहने लगी, 2 दिन में 2 जवान लड़कियों के जनाजे उठ गए, जरूरी ना हो कोई मसला हो। दादी ने कहा कि खुद सोचो, इन 2 लड़कियों को कुछ भी नहीं हुआ, फिर वो इस दुनिया से कैसे चली गई? कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। मैं ये सुनकर हैरान रह गई, क्योंकि मैं भी तो जवान लड़की थी। मुझे डर लगने लगा। मैंने कहा, दादी कहीं मेरे साथ कुछ ऐसा ना हो जाए। मैं दादी के गले लगकर और मेरे दादी ने मुझे गले से लगा लिया। इन्होंने कहा, आज से तू मेरे कमरे में सोना, कि तू मेरे अच्छे वाले बेटे की आखिरी निशानी है। तो मेरा चचा घर में आया और इसने हमारी आखिरी बात सुन ली। मेरे चचा ने कहा, सारा गांव तो पागल हो गया है, मेरे घर वाले तो पागल ना हो। जहाँ भी जाओ यही बातें हो रही हैं कि 2 दिन में 2 जनाजे उठ गए, कोई ना कोई चक्कर है। हो सकता है लड़कियों ने खुदकुशी कर ली हो। मेरी दादी ने कहा कि एक लड़की तो 7 भाइयों की इकलौती बहन थी, सारे घर की लाडली थी, वो क्यों खुदकुशी करती? और दूसरी लड़की की शादी होने वाली थी, इसने खुदकुशी क्यों करनी थी? मेरे चचा ने कहा कि अम्मा, तुझे नहीं पता आजकल लड़कियां क्या करती हैं। आजकल वो हालात नहीं रहे कि लड़कियों को बाहर निकालेंगे, अभी बिगड़ जाएंगी। आजकल तो लड़कियों को 4 दीवारों में भी रखो तब भी बिगड़ जाती हैं। तो फितना मोबाइल हाथ में आ गया है, सारी दुनिया इनके सामने आ जाती है और एक मोबाइल से कितना बड़ा गुनाह हो सकता है ये आपको पता ही है। मेरे चचा ने तो तकरीर शुरू कर दी। मेरी दादी ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस अपनी बच्ची की फिक्र है, इसको कुछ ना हो जाए। वैसे भी जो 2 लड़कियां इस दुनिया से गई हैं वो इस पास के इलाके से थी। मेरे चचा ने कहा, अपनी तमेरा को कुछ नहीं होता और आप भी इसको नहीं डराएं। फिर मेरे चचा कहने लगे, जाओ तुम मेरे लिए खाना लेकर आओ। मैंने कहा कि लाइट गई हुई है, लाइट आ जाए, किचन में बड़ा अंधेरा है, मुझे तो डर लगता है। मेरे चचा को गुस्सा आ गया। इसने कहा, अब देख लो, इसको तो काम ना करने का बहाना मिल गया। मैं उठ गई और मोमबत्ती की रोशनी में किचन चली गई। दादी चचा को कहने लगी कि क्यों बेचारी के पीछे पड़े रहते हो, बच्ची है, हमने इसकी शादी भी करनी है। पहले तेरी शादी करेंगे तो फिर इसकी शादी करेंगे, क्योंकि घर से एक बेटी जाएगी तो दूसरी बेटी आ जाएगी। अगर इसे इकलौती को बेच दिया तो घर के काम कौन करेगा? मेरे से तो
कुछ नहीं होता। जितनी ये मेरी खिदमत करती है इतनी मेरी खिदमत कोई नहीं कर सकता। तू जल्दी से शादी क्यों नहीं कर लेता? अगर तेरी शादी हो जाती तो आज तेरे बच्चे भी हमारे सुमेरा की उम्र के होते। मेरे चचा ने कहा कि मैं बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगा। आप मेरी शादी का ख्याल अपने दिल से निकाल दें। मेरी दादी ने कहा कि कोई तो वजह होगी। तब मेरे चचा ने कहा वजह यही है कि मुझे जिस तरह की लड़की से शादी करनी है, इस तरह की लड़कियां आजकल आना ही बंद हो गई हैं। आजकल की लड़कियों ने मोबाइलों पर बहुत से लड़कों से दोस्ती लगा रखी है। मेरी दादी ने कहा लेकिन हर इंसान तो गलत नहीं होता। चचा बोले अम्मी मैंने किसी से भी बहस नहीं करनी, बस मेरा आखिरी फैसला है, मैंने शादी नहीं करनी। आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो और अपनी इस बच्ची के लाड उठाया करो और इसकी शादी करो। लेकिन मैं पहले ही बता रहा हूँ कि शादी पर कोई भी फजूल रस्म नहीं होगी। बस कोई अच्छा सा घर देखकर इसकी शादी करवा दो। मस्जिद में बैठकर निकाह करवा दूंगा। निकाह भी मैं ही पढ़ा दूंगा। इस लड़की को यहाँ से चलता करो और रही बात तेरी तो सुन ले, तेरे हाथ पर सलामत है। ना तो अपना ख्याल खुद रख सकती है और नहीं करनी इसकी शादी तो बेशक ना कर। इसको अपनी खिदमत के लिए रख ले। वैसे भी बड़े भाई ने हमारे लिए क्या किया था? सारी जिंदगी अपनी बीवी की गुलामी करता रहा। अपनी बीवी को लेकर एक तरफ हो गया। अच्छा हुआ इसको इसके सजा मिल गई। मेरी दादी ने कहा शर्म कर, घर भाई और भाभी के मरने पर खुशी का इजहार कर रहा है। मैंने अपने चचा के लिए खाना निकाल दिया और वो खाना खा के सो गया। मेरी दादी का कहना था कि ये लड़का तो पागल हो गया है, पता नहीं मैं क्या करूं। मेरा बड़ा बेटा जैसा भी था, बहुत बुरा नहीं था। अगर बीवी के हक में अच्छा था तो अपनी माँ का भी ख्याल रखता था। मेरी दादी मुझे अब्बू और अम्मी की बातें सुनाने लगी कि तेरी माँ इस शहर की नहीं थी, लेकिन इसकी कोई गलती भी नहीं थी और बस किस्मत बुरी थी जब वो दोनों इस दुनिया से चले गए और एक हादसे में हम लोगों को अकेला छोड़ गए। शुक्र है कि इस दिन तू मेरे पास थी, नहीं तो मैं भी बहुत डरी हुई थी कि पता नहीं क्या हो जाए। मैं तो अपने साथ लेकर चलने लगी। एक दिन मेरी दादी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई। घर में दवाई तक भी नहीं थी और चचा भी घर में नहीं थे। मैंने अपनी दादी से कहा कि दादी मैं बाहर जाकर दुकान से आपके लिए दवाई लेकर आती हूँ। दादी ने कहा कि नहीं, अगर तुम बाहर जाओगी तो तुम्हारे चचा तुम्हें देख लेंगे और तुम्हें मारेंगे। मैंने कहा कि दादी कोई नहीं, कुछ नहीं होता। क्या हुआ अगर चचा एक दो थप्पड़ ही लगा देंगे तो मैं खा लूंगी। मैं बाहर चली गई, दुकान से दादी के लिए दवाई लेने गई तो वहाँ मैंने एक लड़की को देखा जिसे मैं थोड़ा बहुत जानती भी थी क्योंकि वो मेरी हम एज थी। वो लड़की भी मेरी तरह बहुत घबराई हुई थी कि लगातार 2 जवान लड़कियों की मौत हो गई है तो हम भी जवान हैं, कहीं हमें भी मौत ना आ जाए। मैं इसको अपने साथ लेकर चलने लगी। इसका घर पहले आ गया तो वो अपने घर चली गई और मैं अपने घर में दाखिल होगी। घर आई तो मैंने अपनी दादी को दवाई दे दी, लेकिन इस दिन वही लड़की इस दुनिया से चल बसी। वो मुझे दुकान पर मिली थी। सब कहते थे कि लड़की खुदकुशी कर रही है, इनके माँ बाप अपनी इज्जत बचाने के लिए ये बात पा रहे हैं, लेकिन मैंने इस लड़की को देखा था। इसको देखकर ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था कि वो जिंदगी से तंग आ गई है और अभी जाकर अपनी जान लेगी। ये गांव तो ऐसे बंद हो गया था कि जैसे अब यहाँ कोई भी नहीं रहता, कोई किसी टाइम निकलता ही नहीं था। औरतें तो बिल्कुल ही घर से बाहर नहीं निकलती थी और जवान लड़कियों की जिंदगी तो अजाब बनकर रह गई थी। वो घर के अंदर ही पड़ी रहती। एक दिन मैंने अपने चचा को किसी से फोन पर बात करते हुए सुना। हमें तो हमारा चचा घर में फोन रखने ही नहीं देता था,
تھا لیکن اس کے پاس فون تھا جس پر وہ دن بھر عجیب و غریب قسم کی خبریں سنتا رہتا، جیسے کہ بیٹے نے ماں کو مار دیا، بہن نے باپ کو مار دیا، بھائی نے بہن کو مار دیا اور نہ جانے کیا کیا۔ آج فون پر کسی سے کہہ رہا تھا کہ فکر نہ کرو، آہستہ آہستہ ساری گندگی ختم ہو جائے گی۔ گاؤں والے تو کہتے ہیں کہ لڑکیاں خودکشی کر رہی ہیں، اس لیے مجھے تو کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، اور جو ہو رہا ہے اچھا ہی ہو رہا ہے۔ میرا چچا لڑکیوں کی موت سے ایسے خوش ہو رہا تھا جیسے انسان اپنے گھر میں چوہے مار کر خوش ہوتا ہے۔ میں نے بہت سی لڑکیوں کو مرتے ہوئے دیکھا تھا، میرے ماں باپ تو اس دنیا میں نہیں تھے، لیکن جو جوان بچیوں کے ماں باپ تھے جو دن رات روتے رہتے تھے، میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنے چچا کا پیچھا کروں گی اور پتا کروں گی کہ یہ کیا کرتا ہے اور کہاں جاتا ہے۔ یہ سب کچھ میرے لیے کرنا بہت مشکل تھا، مجھے تو گھر سے دروازے تک نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ پہلے سوچا کہ دادی کو بتا دوں اور ان کو اعتماد میں لے لوں، لیکن میری دادی تو میرے اتنی فکر کرتی تھی کہ انہوں نے کہنا تھا کہ کوئی ضرورت نہیں، اس لیے میں نے سوچ لیا کہ میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گی، لیکن کچھ نہ کچھ ضرور کروں گی۔ اور میں بہت ڈر رہی تھی، کسی نہ کسی کو بتانا بھی ضروری تھا۔ مجھے صرف 5ویں کلاس تک پڑھایا گیا تھا۔ میں اسکول کے پرنسپل کے پاس چلی گئی جو مجھے بیٹی کہتے تھے، وہ ساری لڑکیوں سے بہت شفقت سے پیش آتے تھے۔ میں نے ان کو چچا کا سارا معاملہ بتا دیا۔ انہوں نے کہا بیٹا تمہیں شک ہو رہا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں مجھے شک ہو رہا ہے کہ میں نے اپنا یہ شک دور کرنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ کل کو اگر مجھ پر کوئی الزام لگے تو آپ میرا ساتھ دیں، آپ اس گاؤں کے بڑے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اسکول چلاتے ہیں، لوگ آپ کی بات پر بھروسہ ضرور کریں گے۔ اسکول کے پرنسپل نے میرا ساتھ دیا اور پرنسپل کا ایک دوست تھا جو پولیس میں تھا، تو پرنسپل سر نے اپنے اس پولیس والے دوست کو بھی سب کچھ بتا دیا۔ اس کے بعد میں اپنے چچا کا پیچھا کرنے لگی۔ چچا عصر کی اذان دینے کے لیے مسجد میں جا رہا تھا۔ جب میں مسجد پہنچی تو دیکھا کہ وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا، کیونکہ سب خوف کی وجہ سے اپنے اپنے گھروں میں ہی رہتے تھے، باہر کوئی آتا جاتا ہی نہیں تھا۔ تو میرے چچا کسی پر فون سے بات کر رہے تھے کہ آج وہ کام بھی تمام ہو جائے۔ یہ کہہ کر چچا وضو کرنے لگا۔ اس کے بعد چچا اذان دے کر باہر نکل گئے۔ میں ان کا پیچھا کرتے کرتے ایک گھر تک پہنچ گئی۔ وہاں چچا اور اس کا دوست جس لڑکی کو ختم کرنے آئے تھے، چچا جان یہ سارے کام اپنے ایک دوست سے کروا رہے تھے، اور اس دوست کا وار کرنے کا طریقہ اس طرح کا تھا کہ کسی کو بھی ان پر شک ہی نہیں ہوتا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ لڑکیاں خودکشی کر رہی ہیں، دراصل ایسا نہیں تھا۔ ان کے دوست کو اچھی طرح سے پتا تھا کہ مارنے کے لیے وار کہاں کرنا ہے۔ چچا کا دوست لڑکیوں پر ایک ایسی جگہ پر وار کرتا تھا کہ جو گردن کے پاس ایک نس ہوتی ہے، جس نس پر تھوڑا سا مار دیا جائے تو وہ بے ہوش ہوتا ہے، اگر تھوڑی زیادہ زور سے مار دیا جائے تو انسان مر ہی جاتا ہے۔ وہ نس گردن کے بالکل پیچھے ہوتی ہے، جس پر کوئی دھیان ہی نہیں دیتا۔ میں اور میرا پرنسپل سر وقت سے پہلے وہاں پہنچ گئے اور اس لڑکی کی جان بچ گئی۔ میرے ساتھ ایک پولیس والا بھی تھا، اس نے فوراً اس کو پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ لڑکی کے ماں باپ کو بھی سب کچھ بتا دیا۔ گاؤں کے لوگ بھی اکٹھے ہو گئے، سب میرے بہادری کی داد دینے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد پولیس والے نے اس آدمی سے پوچھنے کے بعد ہمیں بتایا کہ یہ میرے چچا کا بہت ہی گہرا دوست ہے اور یہی سب کچھ کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ ان نوجوان لڑکیوں کو مار کر ہم دونوں کو ثواب ملے گا، کہ جس لڑکی کو میں نے پہلے مار دیا تھا وہ فون پر کسی سے بات کرتی تھی، اسے پسند کرتی تھی، اس نے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن میرے چچا کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ شادی سے پہلے یہ دونوں فون پر بات کیوں کرتے ہیں۔ اسی طرح دوسری لڑکی اپنے باپ کے ساتھ بہت بدتمیزی کرتی تھی اور یہ بات میرے چاچو کو بالکل ناپسند تھی۔ ہم سب حیران تھے کہ میرے چاچو ان سب
लड़कियों पर नजर कैसे रख रहे थे। अब मुझे समझ आ गई थी कि वो अजीब और गरीब बातें क्यों करते थे। चाचू इस टाइम ये सब करवाता था जब वो नमाज असर के लिए अजान देने जाता था। पुलिस ने मेरे चचा को भी पकड़ लिया। वो मुझे भी जान से मार देना चाहता था, लेकिन अब इसको पकड़ लिया गया था। मेरी दादी का भी सर शर्म से झुक गया। इन्होंने कहा, तेरे जैसा बेटा पैदा करने से अच्छा है कि मेरा कोई बेटा ही ना होता। चाचू को पुलिस पकड़ कर ले गई और बाद में पता चला कि वो नफ्सियाती मरीज था। पूरा दिन इसी तरह की खबरें वगैरह सुनता रहता था, जिसकी वजह से इसका दिमाग खराब हो गया। ऐसी औरतों से नफरत थी। वो शादी भी नहीं करना चाहता था। सब ने मेरी तारीफ की, तुमने बहुत बहादुरी का काम किया, नहीं तो ये पागल इंसान ना जाने क्या क्या करता। इसके बाद हम लोग बिल्कुल अकेले हो गए। फिर मेरे लिए गांव से एक सबसे अमीर खानदान यानी चौधरियों का घर में रिश्ता आया। इन्होंने कहा कि ये बहुत बहादुर बच्ची है, इसका हमारे खानदान में होना जरूरी है। कल को इससे हमारी नस्ल पैदा होगी, वो भी बहादुर होगी और मुझे शोहर के रूप में एक बहुत अच्छा और खूबसूरत इंसान मिल गया। दादी को भी इन्होंने अपने पास रख लिया। अब हम लोग हवेली में रहते हैं। जब इंसान बहादुरी करता है तो किसी की जान बचाता है तो इसे इनाम जरूर मिलता है, और मेरे लिए तो यही इनाम था कि मेरी सारी जिंदगी एक अच्छे खानदान में गुजरने वाली थी। मेरी चचा को उम्र कैद थी, सजा हो गई और जेल में इनका इलाज भी चल रहा था। उम्मीद है कि आप सबको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इस तरह की हमारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।